जैसे कि अगर पेशेंट ने ही मुझे बोल दिया कि मुझे अपने पार्टनर के लिए होमिसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मार दूंगा या मैं उसको मार दूंगी, तो इन दैट केस मुझे सामने वाले पर्सन को भी प्रोटेक्ट करना है। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है, आपको सुबह बेड से उठ के ऐसा लगता है मुझे नहीं जाना ऑफिस, है ना। वो सब चीज़ों की वजह से आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आप अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, या फिर आपका स्मोकिंग बढ़ गया है, या फिर आपको उस वजह से नींद नहीं आ रही है, फिर आप अल्कोहल पी रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो अगर आपको लगा इतनी सारी सोशल, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है, डेफिनेटली इसको हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन, राइट। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले हर कोई सेल्फ मेडिकेट करके आता है कि नींद नहीं आती तो मैंने अल्कोहल लिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ तो मैं स्मोकिंग बढ़ गया मेरा। एवरीवन स्टार्ट्स ऑफ विद 1 सिगरेट, कभी महीने में 1 बार पिया, एंड देन इट बिकम्स वंस अ डे, एंड देन इट बिकम्स 10 इन अ डे ऑल्सो, है ना। सो लोग मोस्टली सिगरेट नहीं तो वेप, बट पीपल आर सेल्फ मेडिकेटिंग। सो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं रिलेटिव्स को कि यू कम एंड यू टेल अस द इश्यूज एंड वी कैन ऑलवेज प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस, एंड वो घर जाके आपके रिलेटिव को दे सकते हैं। एंड जब वो एटलीस्ट जो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो भी इशू हो रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल होता है, कि थोड़ा सा इंसाइट हमारा वापस आ सकता है, तो एट दैट टाइम यू कैन ऑलवेज ब्रिंग द पेशेंट टू अस। तो आपका बच्चा अपने फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो शायद इसीलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि आप भी अपने फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप सोते हुए, सोने से पहले आधा घंटा अगर स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, तो आपके बच्चे ने आपको देखा है, वहीं से उसने वो चीज़ इम्बाइब करी है। पीपल वुड थ्रेटन यू एंड एवरीथिंग, बट ठीक है, वो हम एज लॉन्ग एज आपको अगर मालूम है कि आप पेशेंट के भले के लिए कर रहे हो, तो फिर वो करना ही पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसा फील करते हैं कि आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आपको भी कभी डिप्रेस्ड फील होता है? या क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके ऑफिस का जो कल्चर है वो बहुत टॉक्सिक है, या शायद आपका बॉस टॉक्सिक लगता है, और इन सब की वजह से आप बहुत अलग अलग प्रकार के एडिक्शंस से ग्रसित होते जा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इन सब के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है और आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे जो आज के अतिथि हैं उनका नाम है डॉक्टर अंजलिका अत्रे। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं जो प्रोफेशनली अपने आप को डी एडिक्शन, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और साइकियाट्री के अलग अलग विषयों में कार्यरत रखते हैं। उन्होंने हमारे आज के पॉडकास्ट पे हमें ये बताया है कि कैसे वो अपने पेशेंट्स के लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे उनके पेशेंट्स आगे चल के एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही नेचुरल ज़िंदगी जी पाते हैं। उन्होंने अपने आप को इस विषय में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी कार्यरत रखा हुआ है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ऑल्सो सर। वेलकम। सो जैसे हम लोगों ने इससे पहले इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले और शूट करने से पहले बात की थी कि साइकियाट्री एक ऐसा विषय है जो कि एक अननोन साइंस में ड्वेल करता है। मतलब बाकी के जो साइंस होते हैं उसमें पता होता है कि ये निष्कर्ष हो सकता है, मे बी अगर परफेक्ट ना भी पता हो तो तकरीबन पता होता है कि ये हो सकता है या ये होना चाहिए। बट साइकियाट्री एक ऐसा विषय है जहाँ पे जितने ब्रेन्स उतने उसके कंक्लूजन्स हो सकते हैं। Correct. फिर भी इस विषय को चुनने के पीछे क्या जिज्ञासा थी? तो सर वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पहले ही पूछ लिया है। सो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि साइकियाट्री साइंस पे बेस्ड नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जैसे बीपी बढ़ गया है तो आप उसको एक बीपी के मशीन पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुगर बढ़ गया है या शुगर कम हो गया है तो आप उसको बेसिकली आप मतलब करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन साइकियाट्री इज़ दैट, जैसे आपने बोला जितने ब्रेन्स उतने कंक्लूजन। सो व्हाट हैपेंस कि हमारा जो इमोशन है तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है, तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, हम कैसा सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं आगे क्या चीज़ हो, तो वो हम किसी मशीन के ऊपर तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आप कितना सैड फील कर रहे हैं, आप कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप कितना डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो मैं किसी मशीन पे तो नाप नहीं सकती हूँ। सो बट देन हैविंग सेड दैट,
वो एक प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन होता है, सो एक प्रॉपर साइकियाट्रिक इंटरव्यू होता है, तो उसके बाद पे हम क्वांटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। सो दैट इज़ व्हाई आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज़ आप डायरेक्टली चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हो, तो आपको नेविगेट करना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है लोगों के अंदर से कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो सिंस बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, एंड डेफिनेटली बहुत फुलफिलिंग करियर चॉइस है। ओके, सो क्या आपने अपने एमबीबीएस ईयर्स में ही फाइनल कर लिया था कि आपको साइकेट्री करना है आगे, या कुछ एक्सपोजर मिला उसके बाद ये हुआ था? हाँ, सो एमबीबीएस जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली सारे हर किसी को सर्जन भी बनना होता है, न्यूरो सर्जन भी बनना होता है, और पीडियाट्रिशियन भी बनना होता है। बट जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। फिर जब हमारे इंटर्नशिप के अंदर एक्चुअली थर्ड ईयर से पोस्टिंग्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देन इंटर्नशिप में भी सारे आपके क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर पोस्टिंग्स होती है। सो दैट्स व्हेन हम डायरेक्टली पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है। सो जो चीज़ें हम बुक में पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है, और जो चीज़ एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मैनिफेस्ट होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। सो वहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है कि हाँ, बुक इज़ डिफरेंट एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज़ डिफरेंट। सो या वहाँ पे दैट वाज द पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मुझे मज़ा आने वाला है करने में, तो इसी को करना है। वाह, मतलब आई गेस आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो इतना बढ़िया था, क्योंकि लोगों को सिर्फ लगता है कि जितने भी लोग एमबीबीएस कर रहे हैं वो हमेशा सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि उनको सर्जन्स बनना है या कोई टॉप नॉच ऐसे फील्ड का डॉक्टर बनना है जिसमें वो बेस्ट ये कर सके, मतलब कमा सके। बट आई एम श्योर कि जितने भी पर्सन्स एमबीबीएस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनका सैलरी या रेम्यूनरेशन हेतु नहीं होता होगा। दैट इज़ ट्रू, Quite यस सर, sure. करेक्ट करेक्ट। सो हमारे पॉडकास्ट पे आपसे कुछ समय पहले एक कैंसर स्पेशलिस्ट आए थे। ओके। वो मैडम एक 35 इयर्स से एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर रिसर्च कह लीजिए कर रहे हैं कैंसर इस विषय पे, ओके। और उन्होंने हमको कैंसर कितने प्रकार कैटेगराइज हो सकता है इसकी एक जानकारी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि वो फिमेलियल हो सकता है, स्पोराडिक हो सकता है, जेनेटिक अगर हो तो कितने प्रकार का हो सकता है, और भी 3-4 प्रकार बताए थे। तो अगर मैं सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछूं कि साइकेट्री ये जो विषय है, ठीक है, इसके अंदर कितने अलग अलग विभाग होते हैं या कितने अलग अलग बाइफर्केशंस होते हैं, तो वो कैसे बता पाएंगे? तो देखिए, जब हम साइकियाट्री पढ़ते हैं ना, तो एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये न्यूरो साइकियाट्री होता है। तो न्यूरो साइकियाट्री भी इसमें आ जाता है, सेक्सोलॉजी भी इसमें आ जाता है, डी एडिक्शन वाला जो पार्ट है वो भी इसमें आ जाता है। सो मोटा-मोटा अगर हम क्लासिफ़ाई करें तो साइकियाट्रिक इलनेसेस आप जैसे मूड डिसऑर्डर्स हो गए, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गया, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें, पीटीएसडी, ओसीडी, इस टाइप के फ़ोबियाज़ हो जाते हैं डिफरेंट। तो ये एक डिफरेंट कैटेगरी होता है। दूसरा फिर हमारा स्किज़ोफ्रेनिया जो साइकोटिक स्पेक्ट्रम पे आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डेल्यूजनल डिसऑर्डर है, जहाँ पे लोगों को रियलिटी टच बेसिकली नहीं रहता है। दैट इज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया डोमेन ऑल टुगेदर। फिर बाकी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जेंडर डिस्फोरिया, वैजिनिस्मस, वो एक सेपरेट कॉलम है। और फिर हमारा ऐसे डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से आप दे सकते हैं कि जेरियाट्रिक ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पीडियाट्रिक एज इन बच्चों में इश्यूज़ हो सकते हैं, यूथ इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड देन लास्ट कम्स द डी एडिक्शन वाला पार्ट। सो सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है, बिहेवियरल एडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, टबैको, सिगरेट, बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये एक मोटा मैं आपको एक रफ क्लासिफिकेशन बता सकती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों को एक फाइन लाइन जो होती है उसका अंदाज़ा नहीं पता चलता है कि कहाँ पे वो फाइन लाइन है जहाँ पे हम लोग साइकेट्रिक डोमेन में घुस रहे हैं या वो किसी और डोमेन में एंटर कर रहे हैं। करेक्ट, इट्स वेरी ओवरलैपिंग इस तरीके से। यस, और आई गेस वो कई बार काफ़ी ग्रे जोन में भी होता है। यस, दैट इज़ ट्रू सर। करेक्ट। सो जो मैं पढ़ते समय रिसर्च करते समय समझ पाया था कि हर ह्यूमन के कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, ओके, जिसको आप साइकेट्रिक लैंग्वेज में अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बयान कर सकते हैं। मतलब जैसे फियर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, और कई प्रकार होते हैं। जी। और ये सब जो है वो ह्यूमन बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं अलग अलग प्रकार से। मतलब वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं एंगर के रूप में, लव के रूप में, डिपेंडेंसी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके पास जब भी कोई पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो आपने कहा कि उनको आपको एक इवैल्यूएशन करना होता जी। है, राइट? तो कई बार एक ही पेशेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एंगल्स या अलग अलग इमोशंस भी दिख सकते हैं। तो एक पहले ये बताइए कि वो इमोशंस अलग अलग कैसे आप देख पाते हैं, बिकॉज है एक ही व्यक्ति के अंदर, राइट, एंड इट कुड ऑल्सो बी एट टाइम्स हैविंग सम ग्रे जोन, तो वो अलग अलग कैसे कर पाते हैं?
तो जैसे ना मैं बोलूँगी आपको ये वाइट लाइट है, फिर आपने बचपन में फिज़िक्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा ना कि वो प्रिज़्म के थ्रू देखते हैं यस तो यस वो आपको सेवन कलर्स कलर्स 7 यस कलर्स दिख जाते हैं। तो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट के पास एक प्रिज़्म जैसी आई होती है जिसको हम ट्रेन्ड आई बोल सकते हैं। ओके तो क्या होता है ना, मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कोई हमें आके बोलता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अब हर बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं का मतलब ये नहीं होता है कि उसको एग्जैक्टली वैसा उस समय फील हो रहा है, तो वो हमको ना ट्रेस करना पड़ता है। तो कभी कभी ना पेशेंट अपने आप से भी समझ नहीं पाता है कि उसको क्या फील हो रहा है। तो फिर हम कभी कभी जब पूछते हैं तो पेशेंट बताता है कि उस समय एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे लव्ड वन के साथ, पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया था, या ऑफिस से मुझे निकाल दिया था, या कुछ इशू हो गया था। तो मुझे एट दैट मोमेंट उस सिचुएशन में रहना नहीं था, बिकॉज मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत अनप्लेजेंट थी। तो माई माइंड वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन। ठीक है, तो मैं उस समय उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहता था या रहना नहीं चाहती थी। सो वो रहना नहीं चाहता था हमेशा इज़ नॉट इक्वलेंट टू सुसाइडल थॉट, राइट। ओके सो दिस इज़ अ मोर एस्केपिंग टेंडेंसी। आई वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग अनबेरेबल थी, अनबेरेबल थी, इंटॉलरेबल थी, अनप्लेजेंट थी, राइट। सो वो लाइक आई सेड, तो वो प्रिज्म के थ्रू जब जाते हैं तो उसको आपको ना फ़िल्टर करना पड़ता है, बेसिकली तोड़ना पड़ता है, डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एक-एक इमोशन को। सो उसके थ्रू आपको पता चलता है कि व्हाट एग्ज़ैक्टली द क्लाइंट इज़ फीलिंग। ओके जो आपने टर्मिनोलॉजीज बताई ओके उससे मुझे एक सिंपल चीज़ समझ में आ रही है जो आज देख भी पाते हैं हम सोसाइटी में हमारे जितने भी मिलेनियल्स हैं या जेंजीज हैं जी। ओके उन सब में एक मतलब बहुत कॉमन फैक्टर दिखता है सोशल स्टिग्मा हो गया हुँ, इन्फ्लुएंस हो जाना हुँ, ओके शॉर्ट टेम्पर्ड होना ये सारी चीज़ें हम लोग देख पाते हैं इस सब को ओके क्या आपको लगता है कि हमारे ग्रोइंग अप डेज में अगर हम कुछ प्रिवेंटिव कर पाते कुछ सिखा पाते या समझा पाते तो शायद इसका रूपांतरण कुछ इस जनरेशन में अलग होता पहले तो मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी, इनफैक्ट जो न्यूअर जनरेशन आ रही है, जेन ज़ी भी बोल सकते हैं या जेन अल्फ़ा बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आई वुड से दैट जो स्टिग्मा है वो काफ़ी कम हो गया है। दीज़ पीपल ये काफ़ी ओपन है टू एक्सेप्ट कि उनको कोई इश्यूज़ हैं जो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ हो सकते हैं, एंड दे आर मोर ओपन टू रीच आउट टू पीपल इन टर्म्स ऑफ सीकिंग हेल्प। सो स्टिग्मा डेफिनेटली विद द न्यूअर जनरेशन इज़ गोइंग डाउन, दैट इज़ वन थिंग। बट आपने जैसे एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा है कि अगर जब हमारे जो बचपन में एज वाइल वी आर ग्रोइंग अप, जो हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, तो उस टाइम पे अगर हम अपने करिकुलम में बच्चों को अगर इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन, तो हम जैसे कैसे बच्चों का आईक्यू मेजर कर लेते हैं कि करेक्ट बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं है, बेसिकली पढ़ाई हमारे लिए हर कुछ सब चीज़ें नहीं होती है, राइट। आप एक सोशल सेटिंग में कैसा बिहेव कर सकते हो वो आपका एक सोशल क्वेश्चन है। आपने मेरे से जैसे रिएक्ट करा उसके बेसिस पे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँ वो मेरा इमोशनल क्वेश्चन है, मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो अगर इस टाइप की इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल वेलबींग जैसे कुछ करिकुलम अगर हम बच्चों के पढ़ाई में ड्यूरिंग वाइल दे आर ग्रोइंग अप इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स डालें, तो आगे जाके काफ़ी उनका डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकता है, उनको बेटर इमोशनल रेजिलियंस डेवलप होगा, एंड ऑल ऑफ दीज इश्यूज लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लाइक यू सेड, मूड स्विंग्स, एंगर, जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम है, तो जैसे रेजिलियंस ज़्यादा होगा तो टॉलरेंस भी बढ़ जाएगा, तो थिंग्स विल बी मच मोर स्मूथ बेसिकली उनके लिए। ओके सो एक और चीज़ वो ये है कि सोशल मीडिया से आजकल लोग बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मतलब एक तो ये है कि मान लीजिए हमारा कोई बैचमेट था आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ और मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ मेरा इस समय कोई बैचमेट स्कूल का हो कॉलेज का हो या कहीं और का हो वो शायद हवाई में कहीं छुट्टियां मना रहा है तो पीपल गेट इन्फ्लुएंस वेरी इजीली और फिर वो इन्फ्लुएंस इस लेवल तक चला जाता है कि वो डिज़ायर उधर तक पहुंच जाता है एंड देन दे वांट इट they desire it to such an extent कि savings we don't care how we will manage we don't care how we will reach we don't care all we see is we want it so do you think कि social media की वजह से ही ये सिर्फ हो रहा है या अगर ये नहीं भी होता तो भी ये हमारी जनरेशन में दिख पाता अच्छा, सो सोशल मीडिया को हम फुली ब्लेम डेफिनेटली नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को एजुकेट करने के लिए, साइको एजुकेट करने के लिए रादर। सो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है टू इन्फ्लुएंस हाउ यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और देयर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग।
तो एक वो सूडो सेंस ऑफ कनेक्शन आ जाता है, एक कंपैरिजन आपको करना होता है, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, राइट? सो यू वांट टू कॉपी द पर्सन, और या फिर आपको उससे बेटर करना है ना, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, तो एट द कॉस्ट ऑफ यू कंज्यूमिंग योर सेल्फ। तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली हैं, एक डेफिनेटली, बिकॉज क्या होता है ना कि अनसेंसर्ड कंटेंट है। अब कोई भी सोशल मीडिया पे यू डोंट हैव टू हैव एन एक्सपर्टीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड, और आप कुछ भी डाल सकते हो, राइट? तो जैसे मैंने बोला ना, अनफिल्टर्ड या अनसेंसर्ड कंटेंट है, तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो कंटेंट। सो नॉट ऑल द कंटेंट इज साइंटिफिकली बैक्ड अप, सो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं, बट डेफिनेटली अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। द सोशल मीडिया कैन डेफिनेटली नॉट बी द ओनली फैक्टर विच इज़ लीडिंग टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़। ओके, एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम लोग कई ऑफिस गोअर्स को देखते हैं कि वो हमेशा स्ट्रेस में दिखते हैं। आपने इसके कई सारे उदाहरण भी सुने होंगे, न्यूज़ में भी आजकल कई सारे फेमस Recently, एग्जाम्पल yes, केसेस yes. चल रहे हैं। उनका अगर हम लोग रूट कॉज जाने की कोशिश करें तो वो मोस्टली ये होता है कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है। ओके, सो अगेन डू यू थिंक कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट को ही ब्लेम करना ज़रूरी है, या उस इंसान की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं उसमें कहीं अगर हम पहले ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स सिखाते वक्त ग्रोइंग अप टाइम पे ऐड कर पाते तो उससे कुछ चेंज हो सकता था? सो कोइंसिडेंटली 2024 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम भी एक्चुअली यही था कि प्रायोरिटाइजिंग मेंटल हेल्थ एट द वर्क प्लेस। सो आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, कि वो 90 आवर्स अ वीक काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, संडे भी काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। सो डेफिनेटली देखिए, सम वर्क प्लेसेस आर वेरी टॉक्सिक, कुछ वर्क प्लेसेस आप देखेंगे कि वहाँ पे इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है कि जो बिग बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, तो वो थोड़ा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा कम रखते हैं, तो जो बचे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं, इंसेंटिव बेस्ड वर्क है, येस, बट अगर आप टारगेट नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, या फिर कम सैलरी मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है लोगों के ऊपर। तो एक अगर जो हमारी कंपनी है, अगर उसके एम्प्लॉयज़ ही पूरे टाइम प्रेशर में काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो वो पीपल सिटिंग एट द टॉप शुड रियलाइज़ दैट इज़ वन थिंग। बट हैविंग सेड दैट, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स तो हर जगह चलता ही है। देयर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर यू वुड नॉट हैव वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। कहीं ज़्यादा कहीं कम तो बहुत रिलेटिव चीज़ हो सकती है। एंड येस, अगर हमारे इमोशनल रिजिलियंस और मेंटल हेल्थ, बेसिकली हमारे पास अगर बफर अच्छा है, जैसे कि हमारे पास अच्छी हॉबीज़ हैं, हमारे पास फैमिली का सपोर्ट है, फ्रेंड्स का सपोर्ट है, तो आप डेफिनेटली उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में नाउ, इवन आई ऑल्सो गो फॉर टॉक्स रिगार्डिंग दिस इमोशनल वेलबींग इन कॉर्पोरेट्स। तो काफ़ी हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, सीनियर लेवल पे भी एंड एट द मोस्ट जूनियर लेवल ऑल्सो। एंड उनको हम लोग बोलते हैं रेगुलरली थोड़ा ब्रेक्स ले वो, एंड एक मेंटल हेल्थ का सेल भी अलग से, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का सेल भी अलग से रखते हैं। एंड एनकरेज डेफिनेटली हम लोग करते हैं कि आप एक ओपन कम्युनिकेशन करिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एक्चुअली इन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर्स। तो आई थिंक ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने से डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स आर गोना गो डाउन। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो देना चाहूँगा। ओके, एंड एज अ काउंसलर कह लीजिए, ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप ये बताइए कि वेयर हिम और हर शुड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स से कि मेरी जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, ओके, वो ऐसे टॉक्सिक वर्क कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ओके, बट हैविंग सेड दैट, इट कुड बी कि मेरा जो एचआर है, ही इज हैंड इन ग्लव विथ माई मैनेजर। ओके, तो अगर मैं मेरे एचआर के पास मेरे मैनेजर की कंप्लेंट लेके जा रहा हूँ और मुझे पता है कि इट इज गोइंग टू हैव रिपरकशंस ऑन मी अगेन, तो कई बार उस प्रेशर के कारण कह लीजिए मैं नहीं बोल पाता हूँ या मैं नहीं बोल पाती हूँ, डिपेंड्स ऑन द पर्सन, राइट? सो वेयर एंड व्हाट स्टेप्स, ओके, यू वुड रिकमेंड पीपल लाइक दीज कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, देन एज अ साइकेट्रिस्ट आई वुड से ये आपने करना चाहिए फिर भी। अच्छा, देखिए, ये तो अगर आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ है, इंटरनल अफेयर्स है कंपनी के, कि इसको बोलने से मेरे ऊपर रेपरकशंस आएगा, तो दैट इज़ आई अंडरस्टैंड सम। बट अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, सो मच सो कि आपका काम पे ध्यान नहीं है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब है, आपको सुबह बेड से उठ के ऐसा लगता है मुझे नहीं जाना ऑफिस, है ना, वो सब चीज़ों की वजह से आप चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, आप अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ
गुस्सा कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, या फिर आपका स्मोकिंग बढ़ गया है, या फिर आपको उस वजह से नींद नहीं आ रही है, फिर आप अल्कोहल पी रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस फ्री हो जाए। तो अगर आपको लग रहा है इतनी सारी सोशल, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है, डेफिनेटली इधर यू नीड टू एस्केलेट दिस, या फिर इट्स टाइम टू पुट डाउन पेपर्स, राइट। सो अगर आपके वर्क प्लेस पे चीज़ें सपोर्टिव है तो डेफिनेटली यू कैन एस्केलेट विद द राइट एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो इस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को। ओके, तो आपके पास ऐसे कोई कंसर्न्स लेके आते हैं मेंबर्स सोसाइटी से? डेफिनेटली डेफिनेटली। सो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, इनफैक्ट जो ऑफिस के या आपके टीम के काउंसलर्स होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी का इशू आ जाता है Correct. कि हम नहीं बताना चाहते ऑफिस की बातें, क्योंकि ऑफिस की बात है, फिर वो किसी और को बता देगा, तो लोग नहीं ट्रस्ट कर पाते या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो दैट इज़ वाई वो बाहर दे वांट टू सीक हेल्प आउटसाइड, तो दे गो टू मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड टॉक इट आउट। तो काफ़ी दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मेजर चंक ऑफ आवर क्लाइंट्स, डेफिनेटली। करेक्ट। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये थी कि इन सब से कई बार बहुत सारे व्यक्ति सब्सटेंस अब्यूज में एंटर कर लेते हैं, फिर वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो। हमने एक और चीज़ देखी है कि रिसर्च पेपर्स ये बताते हैं कि भारत में खास करके कई सारी महिलाएं भी सिगरेट और अल्कोहल को बहुत ज़्यादा आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज अगेन कि वो स्ट्रेस होता है या टॉक्सिक वर्क कल्चर हो सकता है, कई बार टॉक्सिक फैमिली कल्चर भी हो सकता है फॉर वॉट एवर रीजन्स। अगर आपके पास ऐसे कोई व्यक्ति आते हैं जिनको रियलाइज हो चुका है कि मैं ऐसे फेज में एंटर कर रहा हूँ या शायद कर चुका हूँ और बहुत आगे निकल चुका हूँ, तो उनको वापस लाने के लिए क्या ऑप्शन होता है हमारे पास? ओके, देखिए, जो कोई भी एडिक्शन है ना, तो वो कहाँ से आ रही है, वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, पहले तो उसको हमको समझना है। अगर आपके घर में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से आप उदास हैं, आपको नींद नहीं आती, या फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर आपके प्रोफेशनली कुछ इश्यूज़ हैं, जो आप कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप नींद नहीं आ रही है, आप थोड़ा उदास फील कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन लेवल कम हो गया है, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो बेसिकली अगर वो सारे रीजंस की वजह से, इसको हम बोलते हैं सेल्फ मेडिकेशन, राइट। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से पहले हर कोई सेल्फ मेडिकेट करके आता है कि नींद नहीं आती तो मैंने अल्कोहल लिया, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ तो मैं स्मोकिंग बढ़ गया मेरा। एवरीवन स्टार्ट्स ऑफ विद 1 सिगरेट, कभी महीने में एक बार पिया, एंड देन इट बिकम्स वंस अ डे, एंड देन इट बिकम्स 10 इन अ डे ऑल्सो, है ना। सो लोग मोस्टली सिगरेट नहीं तो वेप, बट पीपल आर सेल्फ मेडिकेटिंग। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो एडिक्शन है या डिपेंडेंस है किसी सब्सटेंस के ऊपर, ये कहाँ से आ रहा है। तो वो जो हमारे फैक्टर्स है, अगर हम उसको ब्रेक डाउन करके एक एक फैक्टर्स को अगर ट्रीट कर दे और मैनेज करें, तो डेफिनेटली डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस जिसके लिए आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अपने आप मैनेज की जा सकती हैं। ओके, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है कि बंदा जो है, ये जो पर्सन है, वो उसमें एंटर कर चुका है, ही वॉन्ट्स टू कम आउट, बट उसका ब्रेन उसको परमिशन इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज वो जो उनको डोपामिन रिलीज मिल रहा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से, जो भी हो सकता है, ठीक है, वो अचानक से कल से बंद हो जाएगा, कुड बी, ओके। और फिर उनका ब्रेन ये बोल रहा है उनको कि आई वॉन्ट दिस, हाउ कैन यू, मतलब तो आप मुझको इससे दूर कैसे रख सकते हो। तो वो फर्स्ट स्टेप जो है टुवर्ड्स कमिंग बैक टू क्लीन हैबिट्स, ओके, वो डेवलप क्या, वो फर्स्ट स्टेप ही ले मोस्ट ही नहीं डिफिकल्ट पाते। है। ये एग्जैक्टली। सो जो भी व्यक्ति अभी आपको सुन रहे हैं और जो उस स्टेप पे आके खड़े हैं कि मुझे फर्स्ट स्टेप लेना है बट मैं ले नहीं पा रहा हूँ या ले नहीं पा रही हूँ, व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम कि क्या करें और वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा पार? देखिए, जो आपने मुझे बोला ना, ये जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस है, ABC, ठीक है, इट गिव्स यू अ हाई। करेक्ट। डोपामिन बढ़ा, डोपामिन फॉल किया, जब डोपामिन फॉल किया तो आपको वो दोबारा चाहिए, तलब हो रही है, क्रेव कर रहे हैं आप उस चीज़ के लिए, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला, तो यू आर क्रेविंग फॉर दैट थिंग। तो जो थॉट होता है ना कि जब मुझे विड्रॉल आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझको अनईजी लगता है, एंग्शियस लग सकता है, या उतना एक्टिव नहीं लग रहा है, वॉट एवर इट इज़। तो आजकल अभी साइकेट्री तो इतना एडवांस हो चुका है, तो जो भी आपके विड्रॉल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है, जो फर्स्ट स्टेप बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, एज सिंपल एज कि अगर मैंने सिगरेट नहीं पिया तो मेरा पेट साफ नहीं होगा, राइट। इट इज़ एज सिंपल एज, पेट साफ होना एक बहुत मतलब एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो डेली रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इस सब चीज़ों की वजह से लोगों को वो थॉट भी बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कल से छोड़ दूंगा सिगरेट, परसों से छोड़ दूंगा, सबको छोड़ना है पर छोड़ कोई नहीं पा रहा है, राइट। सो डेफिनेटली वो विड्रॉल सिम्टम्स मैनेज करने के लिए अब हमारे पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है, रिप्लेसमेंट एजेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो वो सब करने से विड्रॉल सिम्टम्स या तो ज़ीरो बोल सकते हैं या काफ़ी मिनिमल और मैनेजेबल लेवल्स में रहता है,
So it becomes very easy to get off a substance, and a path to recovery is right here then. ओके Yeah. और अगर सिमिलर पॉइंट को ओके जैसे हम कहते हैं कि कॉइन के दो साइड्स होते हैं जी। राइट, एक साइड तो हो गया कि मुझको सेल्फ रियलाइजेशन है बट मैं वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, एंड एक स्टेप होता है कि माय स्पाउस या मे बी माय फादर, मे बी माय सन कह लीजिए या मेरे सिबलिंग्स कह लीजिए, मैं उनको देख रहा हूँ ये करते हुए, मुझे अंदर से बुरा लगता है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग देम टू यू बट समहाउ मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके तो ऐसे व्यक्तियों ने क्या करना चाहिए कि वो उनके वो फैमिली मेंबर को या दोस्त को वो फर्स्ट स्टेप करवाने में हेल्प कर पाए? देखिए, ये हमेशा ना एक चैलेंज आ जाता है साइकियाट्री में, क्योंकि अगर आपका हार्ट टूटेगा तो आप खुद चले जाएंगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरा हार्ट टूट गया है, क्योंकि आपका ना काम रुक गया है। बिल्कुल। ठीक है। सो साइकियाट्री में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लोगों को इंसाइट नहीं रहता है अपने इलनेस के अंदर। दे माइट नॉट बी एबल टू सी व्हाट डैमेज इज़ हैपनिंग टू देम, राइट। तो मोस्टली फिर लोग उस स्टेज पे पहुंच के रिलक्टेंट होते हैं, हेजिटेंट होते हैं, एंड एडिंग टू दैट स्टिग्मा इज़ ऑलवेज देयर, राइट। सो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं रिलेटिव्स को कि यू कम एंड यू टेल अस द इश्यूज़ एंड वी कैन ऑलवेज प्रिस्क्राइब द मेडिकेशंस, एंड वो घर जाके आपके रिलेटिव को दे सकते हैं। एंड जब वो एटलीस्ट जो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो भी इशू हो रहा है वो एटलीस्ट थोड़ा सा स्टेबल होता है कि थोड़ा सा इंसाइट हमारा वापस आ सकता है, तो एट दैट टाइम यू कैन ऑलवेज ब्रिंग द पेशेंट टू अस। तो इस तरीके से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज जो मैंने देखा है ओके मेरे आसपास के कई सारे व्यक्तियों में कि उनके स्पाउसेस ट्राई कर रहे हैं ओके, एंड स्पाउसेस जब मैं कह रहा हूँ तो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा वाइफ से ट्राई कर रहे हैं, ऑपोजिट भी होता है। Yes, yes. उनके स्पाउसेस ट्राई करते हैं एंड देन द रिलेशनशिप इटसेल्फ गेट्स एस्ट्रेंज्ड, Correct. मतलब उसमें एक दरार तो नहीं कहूँगा बट एक मतलब एक डेफिनेटली टर्बुलेंस तो हाँ क्रिएट हो जाता है। जी। सो एग्जैक्टली कि उस सिचुएशन को वो इंडिविजुअल कैसे ले, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे स्पाउस वो छोड़ दे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उससे हमारा सिचुएशन खुद एक्सचेंज हो रहा है। इट जी। मे हैम्पर माय रिलेशनशिप विद द पर्सन, इट मे हैम्पर माय और या फिर आर रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, विद द सिबलिंग्स, विद द चिल्ड्रन। तो मैं खुद अपने आप को फिर भी वो परसिस्टेंस के लिए कैसे कंटिन्यू करूँगा? सो देखिए, अपने को समझना है सेम चीज़ लाइक आई सेड, हो सकता है जब वो इंसान किसी सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहा है ना, उस टाइम पे उसका जजमेंट नहीं है, द वे ही इज़ बिहेविंग और शी इज़ बिहेविंग और दे आर बिहेविंग, तो दे लूज देयर जजमेंट, राइट। सो इट देयर हैज़ टू बी सम डिग्री ऑफ, बोल सकते हैं कि आपको उनके बेसिस पे, उनके बिहाफ पे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ऑल्दो दैट डिसीजन माइट नॉट बी वेरी प्लेजेंट फॉर यू टू टेक। आपको शायद ज़बरदस्ती एडमिट करना पड़ सकता है, आपको ज़बरदस्ती खींच के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, वट एवर दैट इज़। ऑब्वियसली वो आपको, आपके लिए एक प्लेजेंट डिसीजन नहीं है एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ स्पाउस और एज अ पार्टनर, बट वो अभी वो इमोशनल और लॉजिक, इमोशन वर्सेस लॉजिक आ जाता है कि इमोशनली मुझे ऐसा नहीं करना है, बट लॉजिकली आपको मालूम है कि ये मेरे पार्टनर के लिए राइट डिसीजन है, तो वो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के आपको उस टाइप के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी एंड अ डिफिकल्ट ब्रांच दैट वे। ओके आपने शुरुआत में जब इतने बढ़िया तरीके से हमको ये एक्सप्लेन किया था कि साइकेट्री में कितने ब्रांचेस होते हैं, जी। ओके तो आपने उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बताए थे। जब कोई भी व्यक्ति इसमें से किसी भी एक से ग्रसित हो जाता है, ठीक है, तो इसका फिजिकली बॉडी पे क्या असर पड़ रहा है वो तो हम देख पाते हैं, ओके, बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये समझा सकते हैं कि मेंटली कितना इफेक्ट होता है? मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये एक ऐसा साइंस है जिसमें मैं आपका रीडिंग लेके नहीं बता सकता कि ये इतना लेवल तक जा चुका है, बट फिर भी कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ये बता सकते हैं कि मेंटली कितना इफेक्ट हो चुका है, कुछ माप पाते हैं? हम जैसे सेरम कॉर्टिसोल है जो हमारा स्ट्रेस मेजर करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं ब्लड लेवल्स के थ्रू। तो आपको लगेगा जो बहुत सारे स्ट्रेस्ड आउट लोग होते हैं तो उनका कॉर्टिसोल, अगर बॉडी किसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है तो कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ा हुआ मिल सकता है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अगर आप एंशियस हैं, अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो उस समय आपका बीपी बढ़ा हुआ मिल सकता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो वो इनडायरेक्ट मेजर्स हैं। उसके अलावा मैं आपको बोलूँगी कि हमारे पास काफ़ी सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, इवैल्यूएशन स्केल्स बोलते हैं। अगर वो ADHD है तो ADHD असेसमेंट स्केल है, HAM-A है फॉर एंग्जाइटी, हैमिल्टन के मतलब बेसिकली डिप्रेशन के लिए HAM-D है, डिमेंशिया के लिए अलग है। देयर आर n नंबर ऑफ स्केल्स विच आर अवेलेबल, बट एज अ साइकियाट्रिस्ट वो आप क्लिनिकली इवैल्यूएट कर लेते हैं, सो वो एनी विच वेज आपको समझ में आ जाता है कि कोई भी इलनेस माइल्ड कैटेगरी में है
या मॉडरेट कैटेगरी में है या मॉडरेट टू सिवियर कैटेगरी में है. सो दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट. ओके, आपने स्केल्स की बात की, राइट? और आपने ये भी बताया कि वो सीवियर तक जा पाते हैं, कुछ कुछ केसेस जाते हैं, आई मीन. ओके, क्या कैंसर की ही तरह यहाँ पे भी ऐसी कोई स्केल होती है कि जहाँ से यू वुड से कि आई एम सॉरी बट इट इज़ इरिवर्सिबल नाउ, या फिर इसमें कुछ रिवर्सिबल का चांसेस होता है? देखिए, डेफ़िनेटली अगर आप माइल्डर किसी भी में, चाहे वो एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, सब्सटेंस एडिक्शन है, अगर आप जल्दी हमारे पास प्रेज़ेंट कर रहे हैं, राइट? सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको शायद मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. जस्ट थेरेपी के साथ, जस्ट लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस, यू कैन कम आउट ऑफ दैट थिंग. अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, देन अगेन सेम प्रिंसिपल अप्लाइज़. अगर सीवियर हो जाता है तो क्या होता है कि हम थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग सकता है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, या ज़्यादा डोजेज लग सकता है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए. एंड आई वुड ऑल्सो एडिशनली ऐड अ पॉइंट हियर कि इन साइकेट्री क्या हो जाता है ना, चैलेंज वो रिवर्स या नॉट रिवर्सिबल वाला नहीं होता है. चैलेंज ये होता है कि डॉक्टर साहब ये गोली ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी क्या. सो अनफॉर्चुनेटली सम इलनेसेस आर लाइक दैट. तो उसमें थोड़ा क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकेशन एडवाइजेबल है एज पर द प्रोटोकॉल्स. जैसे बाइपोलर बोल सकते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया बोल सकते हैं. लेकिन अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पैनिक एंड इस टाइप की चीज़ें हैं तो कपल ऑफ जस्ट अ फ्यू मंथ्स एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन. Okay. So that's the difference actually. ओके, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सोसाइटी में बहुत राइज पे दिख रहा है फिलहाल, वो है सेक्सुअल वायलेंस का. ओके, ऑफ कोर्स ये जो एक्ट है ये अपने आप में बहुत गलत है और निंदनीय भी है. ओके, बट एज अ साइकेट्रिस्ट आप रूट कॉज कहाँ पे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं सुधार लाने के लिए? देखिए, जो सेक्सुअल वायलेंस है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है. जैसे कि पावर डायनेमिक्स क्या थी, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ग्रोइंग अप आपने कुछ अगर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी डेफिनेटली आते हैं इन सब चीज़ों में. सो इस टाइप की चीज़ें, एंड द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन हु इज़ डूइंग सम और द अदर काइंड ऑफ ऑफेंस, वो भी मैटर करता है. सो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आई वुड जस्ट से दैट अगर हम थोड़ा बेटर सेक्सुअल एजुकेशन एट अ वेरी ग्रास रूट लेवल दें, दैट शुड रियली हेल्प. एंड स्ट्रिक्ट अगर एनफोर्समेंट करें हम, जो भी हमारे लॉज हैं रिलेटेड टू दीज ऑफेंसेस, इस टाइप की चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी. एंड एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, दोनों का, विक्टिम का भी और ऑफेंडर का भी. सो इस सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक थिंग्स विल बी ऑन द बेटर स्केल. ओके, आई एम सॉरी बट जो अभी व्यूअर्स आपको इस आंसर तक देख रहे थे, आई एम श्योर कि उनको कहीं अगर ऐसा लगा है कि क्या आप जो ऑफेंडर हैं, जो जिसने गलती की है, ओके, उसको सहानुभूति नहीं दे रहे, करेक्ट? करेक्ट. आप एग्जैक्टली ये बता रहे हैं कि उसका रूट कॉज, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, हम शायद वो जान सकते हैं, और अगर उसका कुछ कॉज था तो डेफिनेटली उसको मैनेज कर सकते हैं. करेक्ट. एंड आई एम श्योर कि इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि हमको ये पता है कि और अगर कोई प्रेडेटर्स कह लीजिए या अगर कोई ऑफेंडर्स कह लीजिए जो शायद लर्किंग हो, Yes. तो उनको हम पहले ही ढूंढ पाएँ, उनको सही राह पे ला पाएँ. यस, या फिर अगर सेम ऑफेंडर एक रिपीट ऑफेंस करने जा सकता है तो उस चीज़ को भी हम कट डाउन कर सकते हैं. सो एक विन विन सिचुएशन के लिए आई वुड से कि अगर हम अपने जो बच्चों के पढ़ाई के करिकुलम में अगर सेक्सुअल एजुकेशन का एज अप्रोप्रिएट कंटेंट डाल दें, जैसे कि उनको अपने बॉडीली चेंजेस के बारे में समझ में आ जाए. जैसे प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होता है अपने बॉडी के बारे में, बॉडी पार्ट्स के बारे में, दूसरे जेंडर के बॉडी पार्ट्स के बारे में. तो अगर एक क्यूरियोसिटी ड्रिवन जो इंटरनेट सर्चेस होती हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी कम हो सकती हैं. और एज एजुकेटर्स एंड एज पेरेंट्स अगर हम थोड़ा ओपनली, क्योंकि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में पेरेंट्स ओपनली सेक्सुअल चीज़ों को, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट बोल सकते हैं, सेक्सुअल क्वेरीज़ को लेके अच्छे से कंफर्टेबली बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं. तो अगर एक थोड़ा सा वो जो गैप क्रिएट हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाए गैप, तो बच्चे ईजिली अप्रोच कर सकते हैं अबाउट देयर इश्यूज़ एंड कंसर्न्स. तो वो सब जो क्यूरियोसिटी की वजह से लोग इंटरनेट पे जाके देखते हैं और वहाँ से चीज़ें कहीं और डायरेक्ट हो जाती हैं, फिर अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड कंटेंट आ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है. तो वो सारी चीज़ों को काफ़ी रेगुलेट किया जा सकता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर एक कोई बोर्ड बनाया जा सकता है जो सेंसर करे कि जो इंसान जिस फील्ड में बैकड अप है विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, तो वही सब
लोग उस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाएं, तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होते हैं, वो सब फैलते नहीं हैं। अग्रीड। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है कि एक्सेस टू फोन। हम्म, अभी क्या है कि आपके और मेरी जनरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में, हमको पता है कि हमको हमारा पहला फ़ोन कब मिला था एज में, राइट? बट जो जेन जीज कह लीजिए आप, ओके, या इवन जेन अल्फा फॉर दैट मैटर, उनको इतने टेंडर एज में फ़ोन मिल जाता है। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि फ़ोन पे तो ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सेसिबल है। सो एज अ पेरेंट, अगर मैं किसी अगर मैं किसी जेन जी का पेरेंट हूँ या किसी जेन अल्फा का पेरेंट हूँ, जी। तो मैंने क्या करना चाहिए टू रेस्ट्रिक्ट दैट फोन यूसेज, एक्सेस, और फोन के अंदर क्या कंटेंट सर्च किया जा रहा है वो भी? तो देखिए, ये तो एक डबल एजेड स्वॉर्ड है कि अगर आपका बच्चा अपने फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो शायद इसीलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि आप भी अपने फ्री टाइम में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना? आप सोते हुए सोने से पहले आधा घंटा अगर स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, तो आपके बच्चे ने आपको देखा है, वहीं से उसने वो चीज़ इम्बाइब करी है। सो रादर देन सेइंग कि हम बच्चों का फ़ोन यूजेज कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो एज़ आई मीन रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, आप अपने बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, है ना, अपने डे टू डे रूटीन के हिसाब से। तो पहले तो हमको अपना चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एंड आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, आप चीज़ों को मॉडरेशन में रख सकते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन बेटर करेंगे, तो अगर पेरेंट्स भी अपने फ़ोन में इन्वॉल्व है, बच्चे भी अपने फ़ोन में इन्वॉल्व है, सब लोग एक रूम में, लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, बट सब अपने फ़ोन में इन्वॉल्व हैं, तो फिर किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, राइट? सो अगर आप एक बेटर ह्यूमन कनेक्शन बॉन्ड बनाने में फोकस करें, अब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, आई मीन ग्रुप एक्टिविटीज़ साथ में करें, बाहर चले जाएं, एज अ फैमिली वॉक पे चले जाएं, तो अगर हमारे पास और चीज़ें हैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए, मोर कंस्ट्रक्टिवली एंड मोर हेल्दियर वेज, राइट? सो शायद फ़ोन का यूजेज उतना बच्चों को भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस आपने जो बहुत बढ़िया बात बताई, इसमें मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स बताना चाहूँगा हमारे सारे व्यूअर्स के लिए एक्चुअली। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे संडेज़ को जो इंटरनेट का स्पीड है वो हाफ़ कर हाफ दिया कर जाता देते है। हैं, करेक्ट। उनका पर्पज़ यही था, ऑफ कोर्स एक तो होता है कि कंटेंट सर्च जो है उसमें खलल आए तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा ना जाएँ। दूसरा ये था कि उनको रियलाइज़ हुआ कि संडे वो छुट्टी का दिन है। यस, लोगों ने आइडियली रिलैक्स करना चाहिए, यस, पर लोग रिलैक्स करते नहीं हैं, वो इंटरनेट पे होते हैं। यस, वो फैमिली वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बिल्कुल। Yes. सो दैट इज़ वन एग्जांपल। और एक और मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल सुना है कि जैसे आपने कहा कि एक ही रूम के अंदर मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे सब लोग प्रेजेंट हैं, बट हर कोई अपने अपने फ़ोन पे लगा है। मैंने ऐसे भी फैमिलीज़ के उदाहरण सुने जहाँ पे द मोमेंट आप डाइनिंग रूम के पास आते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल के पास आते हैं, ओके, आपके फ़ोन्स एक अलग जगह जगह पे रख दिए सबमिट हो जाते हैं हैं। और Yes. आपको मैंडेटरीली आके उसके बाद वहाँ पे 1 घंटा Yes. स्पेंड करना है। भले ही आपका उस दिन किसी साथ उसी मेंबर्स में से किसी से के साथ झगड़ा हुआ है, फिर भी आपको फ़ोन साइड में रख के ही बैठना है। तो दैट इज़ द होल पॉइंट, राइट? हमें ऐसे रूल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि जब हम खाना साथ में खा रहे हैं तो हम लोगों को फ़ोन साइड में रख देना चाहिए। सो इट शुड कम वेरी नेचुरली कि अगर हम साथ में खाना खा रहे हैं तो वी शुड चेरिश द मोमेंट्स। बिल्कुल। हाँ, सो उस टाइप की चीज़ों पे थोड़ा अगर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, जो हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से है ही, सो वही सब चीज़ें हमारे फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करनी चाहिए हम लोगों को। एब्सोल्युटली। मुझे आप ये बताइए कि इस फील्ड में जैसे एवरी सिंगल डे साइंस प्रगति कर रहा है, तो इनोवेटिव नए-नए प्रिवेंटिव और टेक्निक्स क्या-क्या आ रहे हैं? ओके, सो नाउ साइकियाट्री ने तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। लेटेस्ट मैं बोलूँगी कि हाँ, हम लोग करते हैं हमारे क्लाइंट्स का केटामिन सेशंस बोलते हैं। सो जैसे हमारे इंडिविजुअल्स हैं, अगर बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, तो क्लासिकली एंड कन्वेंशनली उनको आप मेडिकेशन देंगे। इट वुड टेक एटलीस्ट 7 days 10 days फॉर द मेडिसिन टू स्टार्ट एक्टिंग। लेकिन अगर वो हाईली सुसाइडल फील कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली 7-10 दिन का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो 7-10 दिन में भी अपने आप को कुछ कर सकता है। सो केटामिन सेशन, एक गाइडेड केटामिन सेशन किया जाता है। 30 मिनट के अंदर वो एक गाइडिंग सेशन होता है। 30 मिनट्स के अंदर यू वुड फील मच मोर लाइटर, लाइक आपका बहुत सारा स्ट्रेस इज आउट ऑफ योर हेड, यू कैन शेड ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, यू फील लाइटर। तो आपके सुसाइडल थॉट्स भी इमिडिएटली बेटर हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांसमेंट। सेकेंडली, अ लॉट ऑफ रिसर्च इज़ बीइंग डन ऑन साइकेडेलिक असिस्टेड थेरेपी, जैसे कि MDMA असिस्टेड थेरेपी फॉर डिप्रेशन एंड PTSD. India is also participating in all of these researches.
एंड इवन आरटीएमएस तो हम फ्रीक्वेंटली इंडिया में भी करते हैं ओसीडी के लिए। पहले ओसीडी एक बहुत ही मतलब विस्कस सा बीमारी है जो वैक्सिंग एंड वेनिंग कोर्स में आता है जाता है आता है जाता है। सो इवन आरटीएमएस से काफ़ी ज़्यादा वो मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे के दिमाग को तो काफ़ी प्रोग्रेस किया है। एंड इवन वेरियस अदर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, इवन मेडिकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो जो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो मेडिसिन थी जिनकी वजह से वेट गेन या सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स या नींद ज़्यादा आने जैसे साइड इफ़ेक्ट्स है, तो वी हैव न्यूअर जनरेशन ऑफ मेडिकेशंस जो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी मिनिमल रहते हैं। तो हर फील्ड ऑफ साइकेट्री में हर सबसेट ऑफ साइकेट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फर्स्ट स्टेप कब लेना चाहिए, जी बट एक और इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये भी होता है कि कई बार एक कॉमन मैन इस डिलेमा में रहता है कि मैं पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं या पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं, बिकॉज हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए जैसे मैं बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, आप स्टिग्मा की वजह से अगर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं तो वो थोड़ा गलत होगा। सो बेटर वुड बी कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, एक कंडीशन को मेडिकली डायग्नोस कराएं, एक अपना ट्रीटमेंट प्लान ले लें कि आपको मेडिकेशन का ज़रूरत है नहीं है, आपको थेरेपी का ज़रूरत है नहीं है, आपको ज़रूरत है भी किसी चीज़ का कि नहीं है। सो वो डायग्नोस होने के बाद ही एक्चुअली जब आप साइकियाट्रिस्ट से डायग्नोस कराएंगे तो आपके पास एक प्लान अहेड ऑफ यू होगा कि इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आपको सिर्फ सिम्टम्स के मैनेजमेंट को मेडिकली अगर मैनेज करना है, उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, तो वो आप साइकियाट्रिस्ट से लें। और थेरेपी अगर आपको चाहिए तो वो आपको साइकियाट्रिस्ट रेकमेंड कर देगा कि यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट एंड डू दिस पर्टिकुलर थेरेपी, राइट। सो आई वुड से अगेन the two things should go hand in hand. That would be the most ideal approach. सो ये तो उनकी बात हो गई जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट शुरू करवा ली है। जी जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था कि वो फर्स्ट बैरियर जो था वो क्रॉस कर Cross हो लिया, गया। शुरुआत हो गई, बट क्या इसमें रिलैप्सेस के चांसेस होते हैं, और अगर होते हैं तो स्ट्रैटेजीज क्या होती है कि रिलैप्स ना होने दे? अच्छा देखिए, जब एक पर्सन आपके पास आता है ना तो सबसे पहले हम एक बहुत कस्टमाइज सी अप्रोच बनाते हैं उसके लिए। तो हम उसके क्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमें ये समझना है कि एक तो होता है लैप्स और दूसरा होता है रिलैप्स। तो अगर आपने ट्रीटमेंट चालू किया, कुछ समय के लिए आपने एब्सटिनेंस मेंटेन किया है, तो ये एक रिवॉल्विंग डोर की तरह है। रिवॉल्विंग डोर फिनोमिनन इसको हम बोलते हैं। सो देयर कैन बी चांसेस कि आप एक फर्स्ट लैप्स कर जाएं। तो Okay. फर्स्ट लैप्स अगर आप कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस उस सर्कल के अंदर स्पाइरल कर जाएं या वापस से उस दलदल के अंदर चले जाएं। सो आप हमारे पास वापस आ सकते हैं एंड एज़ पर द सिचुएशन फिर हम समझेंगे कि वो लैप्स को कौन कौन से वेरिएबल्स इंक्लूडेड थे जिस वजह से वो लैप्स हुआ है। तो उसके हिसाब से हम वापस टेलर कर सकते हैं अपनी अप्रोचेस को या मैनेजमेंट प्लान को। एंड साइमल्टेनियसली हम METs को बोलते हैं, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी, दैट ऑलवेज गोज़ ऑन। तो इस वजह से काफ़ी बेटर मैनेज कर सकते हैं हम चीज़ों को। ओके। कई फैमिलीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कोई एक मेंबर होता है, उनमें OCD होता है। जी आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, ओके। और वो जो पर्सन OCD से गुजर रहे हैं उनको पूरी फैमिली टेक केयर कर रही होती है, बट उनमें से भी कोई एक या दो मेंबर्स होते हैं जो और पर्सनलाइज टेक केयर कर रहे होते हैं Correct. बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, क्लोजनेस, बॉन्डेज, जो भी आप कह लीजिए। बट उसके बाद क्या होता है कि एक वो मोमेंट आता है जब केयर करने वाला व्यक्ति है वो खुद फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, जी ठीक है, और वो खुद डाउट करने लगता है कि इस व्यक्ति की ट्रीटमेंट तो चल रही है बट मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस ड्रास्टिकली या उतने लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहे हैं। ये फैक्टर क्या है? ओके। और ऐसे व्यक्तियों ने वो फ्रस्ट्रेशन पे काबू कैसे पाना है? अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। उसको हम बोलते हैं केयर गिवर बर्डन एंड केयर गिवर बर्नआउट। ओके। तो बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें समझना है कि अगर कोई व्यक्ति है और उनके फैमिली मेम्बर है तो वो सेम जेनेटिक्स भी शेयर कर रहे हैं, राइट। तो अगर किसी इंसान में OCD है तो OCD भी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। तो अगर वो ब्लड रिलेटेड है तो उसके अंदर भी डेफिनेटली सम और दी अदर इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। प्लस ही और शी और दे आर टेकिंग द फर्स्ट डायरेक्ट हिट ऑफ द पेशेंट, है ना। बिल्कुल। तो केयर गिवर बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है डेफिनेटली। वो खुद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना या फ्रस्ट्रेशन, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बोल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि बिफोर इट कन्वर्ट्स टू फुल फ्लेजेड इलनेस तो आप पहले ही उसको राइट टाइम पे चेक कर लें और यू स्पीक टू सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड
यू गेट इट सॉर्टेड एंड यू कैन सीक थेरेपी फॉर दैट। एक गुड फैमिली सपोर्ट अगर होता है तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल। एक अच्छा अगर हमारा सोशल सर्कल है और आप किसी हॉबीज़ में अगर एंगेज करके अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, आप अपना स्ट्रेस वहाँ पे वेंट आउट कर सकते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करती हैं। राइट। इसी तर्ज पे एक और जो फैमिलियल चैलेंजेस जो हम कॉमनली देखते हैं वो ये है कि हमारे घर में हमारे दादा दादी नाना नानी हैं, ओके, वो अपनी उम्र की उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप उनको शायद डांट नहीं सकते हैं। जी। ऑब्वियसली कोई जानबूझ के डांटना नहीं चाहता है, बट उनके कुछ हैबिट्स ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि कुछ सिचुएशंस वैसी बन जाती हैं। तो वो तो पहले से डोमिनेटिंग थे, आज भी हैं, बट एट द सेम टाइम आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद वो ऐसे कुछ ओसीडीज हो या कुछ और फिनोमिनन्स से गुजर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को एक विन विन सिचुएशन कहाँ मिल सकता है? देखिए, जीरियाट्रिक साइकियाट्री जिसको बोलते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि ये तो उनकी एज हो गई है इसीलिए चिड़-चिड़ कर रहे हैं, एज हो गई है इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होता है। सो देखिए, एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें समझना है, जैसे हमारी बॉडी के साथ एजिंग होती है, मसल हमारी एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है ना? तो ऐसे हमारे ब्रेन की भी एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सो हमारी समझने की क्षमता, चाहे हमारा कॉग्निशन है या हमारी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारी चीज़ें पे भी कॉग्निटिव डिक्लाइन आने लगता है, राइट? सो हमारी जैसे 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 ब्रेन की एजिंग होगी तो हमारे बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं। नाउ जीरियाट्रिक डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। काफ़ी सारे अब एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज़ यू विल सी कि बेटी की शादी हो गई है, शी हैज़ गॉन आउट एंड बेटा भी सेपरेटली रहता है, सो दे आर ऑल लिविंग अलोन। हो सकता है वन ऑफ द स्पाउस की डेथ हो गई है इन द ओल्ड एज, तो काफ़ी एकदम अकेले, इसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी बोल देते हैं। जैसे एक बर्ड होती है ना, अपने घोंसले में जब तक अंडा होता है, फिर जब चिड़िया उड़ना सीख जाती है तो फिर वो चली जाती है एम्प्टी नेस्ट की तरह। सो जीरियाट्रिक डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं। देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज BPSD, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। तो एक फुल फ्लेज्ड डिमेंशिया नहीं है, लेकिन उसमें बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ इन द ब्रेन फंक्शनैलिटी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम राइटली मैनेज कर सकते हैं, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली मेम्बर उन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करे और आइडेंटिफाई करे, और खाली अपने को ये नहीं समझना है कि ये तो ओल्ड एज हो गई है इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या ये ज़िद्दी है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। तो दिस कुड बी कमिंग फ्रॉम अ साइकियाट्रिक इशू। तो ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे और अब अपने साइकियाट्रिस्ट को जाके मिलेंगे तो ये सारी चीज़ें कैन बी मैनेज्ड डेफिनेटली। सो आप जिस विषय में काम कर रहे हैं, ओके, मुझे पक्का यकीन है कि कई बार आपके सामने ऐसा डिलेमाज आता होगा जिसको एथिकल डिलेमा कह सकते हैं, कि आप ये अनुमान लगाने के लिए बैठे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसमें से आप नेविगेट कैसे करते हैं? तो जो एथिकल डिलेमाज है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी को रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे कि पेशेंट ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई विच इज़ वेरी पर्सनल टू दैट पर्सन, है ना? लेकिन कभी कभी तो हम लोग कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करते हैं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के मतलब एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट ने ही मुझे बोल दिया कि मुझे अपने पार्टनर के लिए होमिसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको मार दूंगा या मैं उसको मार दूंगी, तो इन दैट केस मुझे सामने वाले पर्सन को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इन दैट केस मुझे वो डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर कोई इंसान है, वो आके हमें बोलता है कि वो मैरिड है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में है, लेकिन उसको HIV है और वो कंटिन्यू कर रहा है विदाउट लेटिंग द पार्टनर नो। यस, तो इन दैट केस ये फिर ब्रीच बोल दीजिए या डिस्क्लोज बोल दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पार्टनर को ना वो, बिकॉज HIV है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन दैट केस वील हैव टू टेल कि दिस इज सच एंड सच सिनेरियो। दूसरा एक डिलेमा इस टाइप का आ जाता है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री एडमिशंस, है ना? तो MHCA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, तो उस एक्ट के अंदर हमारे पास इनवॉलेंट्री एडमिशन का प्रोविज़न है। तो जैसे पेशेंट अगर जजमेंट लूज़ कर चुका है, इंसाइट नहीं है इलनेस में, बहुत वायलेंट हो गया है, पेशेंट इज़ अ हार्म टू हिमसेल्फ और देमसेल्व्स और हरसेल्फ और इज़ अ थ्रेट टू अदर पर्सन, इन दैट केस वी रिक्वायर द पर्सन टू बी एडमिटेड। लेकिन पर्सन बोलेगा कि मुझको एडमिट नहीं होना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया को प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस हम लोग ना, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, या जो गार्डियंस होते हैं, राइट, तो दे हैव टू मेक अ डिसीजन कि ऑन
बिहाफ ऑफ द पेशेंट वो एक एडमिशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक इनवॉलेंट्री एडमिशन है, पेशेंट तो नहीं चाह रहा है एडमिट होना, लेकिन वो पेशेंट के भले के लिए ही है। तो वहाँ पे वो पेशेंट की ऑटोनॉमी वर्सेस दिस इनवॉलेंट्री एडमिशन, तो ये एक एथिकल डिलेमा आ जाता है। डेफिनेटली हेयर यू हैव टू टेक द कॉल कि बिल्कुल। दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो राइट नाउ वो जजमेंट लेने की कैपेसिटी में नहीं है, ही डजंट हैव द मेंटल कैपेसिटी राइट नाउ टू मेक द राइट डिसीजन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और देमसेल्व्स। तो दैट इज़ वन डिलेमा दैट वी फेस। बट हैविंग सेड दैट, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद यू हैव दैट क्लिनिकल एक्यूमेन कि आपको समझ में आता है दिस इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। सो यू हैव टू टेक दैट कॉल, चाहे आपको कितना ही धमकी दे पेशेंट, मैं बाहर आने के बाद उठवा लूँगा तुमको, मैं गुंडे छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, ये है। बट ठीक है, दैट इज़ ओके, दैट कम्स एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन। तो we signed up for it, so I think we have to go ahead with it. It's okay. I think we know, as long as we know it's for the best interest of our clients, so I mean there's no problem with that. आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली एग्जाम्पल बताया, तो क्या ये किसी के साथ हुआ है? I think हर साइकियाट्रिस्ट के साथ हुआ होगा, I'm pretty sure. ओके, आप so अपना कोई मैंने- एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे? आप नाम ना लीजिए, बट कोई एग्जाम्पल But शेयर like, करना see, चाहिए। this is very common. Every psychiatrist would face that, क्योंकि nobody wants to be sent to a hospital, right? But उस टाइम पे शायद आपका कंडीशन ऐसा था कि आप को you were a threat to yourself or to the surroundings or to other people around. So to safeguard you, we had to put you to some facility. So that happens. The people would threaten you and everything. But ठीक है, वो हम as long as आपको अगर मालूम है कि आप पेशेंट के भले के लिए कर रहे हो, तो फिर वो करना ही पड़ेगा। वो रिस्क, द प्रोफेशन कम्स विद सम रिस्क, तो दैट्स ओके। आई थिंक एवरी साइकियाट्रिस्ट मस्ट हैव डेफिनेटली फेस दिस एट सम पॉइंट। आई कम्प्लीटली अग्री, और इससे मुझको ना एक बहुत गंभीरता इस विषय में दिखती है जो आप लोगों की तरफ है। वो ये है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद सोसाइटी के लिए नोबल है, बट एक तरीके से आई वुड नॉट से ऑलवेज, बट कुछ मामलों में एक थैंकलेस जॉब भी हो जाता है वो, राइट? आपने एक एग्जांपल दिया जहाँ पे शायद आपको जान मार की धमकी मिल सकती है, मिली है, या लेकिन वही पेशेंट जब वो बेटर हो जी। जाता है, वो जब आपको आके चिट्ठी लिख के देता है कि आपने मेरी जान बचाई उस समय जब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो वो डेफिनेटली थैंकलेस, मैं तो नहीं बोलूँगी। ओके, इट्स द मोस्ट फुलफिलिंग करियर ऑप्शन आई थिंक anybody could have. तो it becomes very fulfilling that way. तो but I'm sorry I interrupted your नो प्रॉब्लम, question. नो प्रॉब्लम। मैं आपसे ये कह रहा था कि जब वो फर्स्ट इंस्टेंस जब भी होता होगा, ओके, आप खुद एक ह्यूमन हैं, राइट? और आप खुद भी कई इमोशंस से गुजर रहे होते हैं, राइट? आपके खुद के भी कुछ चैलेंजेस होंगे, फैमिली में हो, वर्क लाइफ बैलेंस में हो, कहीं भी हो सकते हैं वो। तो खुद अपने आप की सैनिटी या माइंड क्लेनलीनेस जो कहते हैं, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं अमिड्स ऑल ऑफ दिस? सो देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। लोग बहुत कॉमनली ये टर्म यूज़ करते हैं, एम्पैथी, वी शुड एम्पैथाइज। बट अनफॉर्चुनेटली लोग उस चीज़ का मतलब नहीं समझते हैं। सो देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। सो आपने मुझे कुछ बताया, इफ़ आई कैन बी इन योर शूज़ एंड अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आपके क्या सर्कमस्टांसिस थे कि आपने ये डिसीजन लिया या आपने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? सो मैं आपकी सारी चीज़ें समझ सकती हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। डेफिनेटली दैट इज़ एम्पैथी, एंड एवरीबडी शुड इनकलकेट द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एम्पैथी एंड एम्पैथाइजिंग विद अदर पीपल, ठीक है, फुली अग्री। बट what people don't I mean what people confuse this with is something called as sympathy. Sympathy is कि आपने मुझे बताया कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, अभी आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैं भी उदास हो गई, अब हम दोनों साथ में उदास है और हम दोनों की उदासी और कंपाउंड हो गई है, Correct. ठीक है? तो उससे क्या है ना, फ़ायदा नहीं हुआ है, राइट? ना मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, इनफैक्ट मैं भी उदास हो गई हूँ, मैं भी जो चीज़ मैं आपकी और अपनी खुद की हेल्प करने वाली थी, शायद वो भी मेरी एफिकेसी उसमें ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, राइट? तो उस चीज़ से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सो एज अ साइकियाट्रिस्ट वी आर ट्रेन्ड इनफ टू प्रैक्टिस एम्पैथी वर्सेस just to empathize with the patients, while at the same time maintain your own mental sanity and emotional sanity. And we always compartmentalize work at work and personal life at personal life. So ठीक है, that is something we are trained with, so it doesn't really
impact that much. And I would also say that as a psychiatrist ना आपकी life आप खुद भी as a person काफ़ी ज़्यादा evolve हो जाते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके सामने मान लीजिए एक सिचुएशन है, जब आप उस सिचुएशन में होते हो तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं तो नहीं चढ़ पाऊँगा, राइट। बट एज अ साइकियाट्रिस्ट ना आपके पास एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव होता है कि आप उसको दूर से देखते हो, तो वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम नहीं, वो एक सिचुएशन लगती है, और इस सिचुएशन का हमेशा एक सोल्यूशन होता है। तो आप फोकस करते हो कि हम इसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट डू आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, एंड हाउ कैन आई फोकस ऑन व्हाट टू गेट आउट ऑफ इट, राइट, रादर देन focusing on the problem and just keep thinking about the problem and getting worried and more worried. तो वो सब चीज़ें एज अ साइकियाट्रिस्ट भी आप एज अ पर्सन भी बेसिकली आप इवॉल्व हो जाते हो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ब्रांच आई वुड से. ओके, ऑन द क्लोजिंग नोट, ओके, मैं एक ऐसे शब्द के पास आ रहा हूँ जो हमने थ्रू आउट द पॉडकास्ट शायद नहीं इस्तेमाल किया था, बट वो उतना ही महत्वपूर्ण है. आज जितने भी यूथ है, ओके, वो बहुत कॉमनली कह देते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, राइट. सो ऑन द क्लोजिंग नोट, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो वो कह रहे हैं फीलिंग डिप्रेस्ड, वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना अपने आप में सही है, और दूसरा ये कि अगर उसके आसपास भी कहीं वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो व्हाट इज द इजी सॉल्यूशन टू इट? देखिए, अगेन डिप्रेशन एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है. साइकियाट्री में वी डू नॉट डायग्नोज समबडी विद डिप्रेशन. वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम MDD, लेट्स फॉर एग्जांपल, विच इज़ अ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. या फिर हमारे वेरियस क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस होते हैं, ICD होते हैं, DSM होते हैं. सो वी एज अ साइकियाट्रिस्ट हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि आपको डिप्रेशन है. मतलब आपको एज अ नॉन मेडिकल पर्सनल अगर हम आपको समझाना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं कि आपको डिप्रेशन है, क्योंकि वो वर्ड आप समझ पाते हो. बट हैविंग सेड दैट, वो डिप्रेशन बहुत कॉमनली आजकल वर्ड यूज़ करते हैं. अगर क्लास में टीचर ने डांट दिया तो भी मुझे डिप्रेशन आ गया है. अगर मेरा सोशल मीडिया पे पोस्ट 10,000 टच नहीं किया है तो भी मुझे डिप्रेशन आ गया है. या मेरी फेवरेट आइसक्रीम नहीं मिली है तो भी डिप्रेशन आ गया. सो इट्स नॉट लाइक दैट. जब एक इंसान डिप्रेस्ड होता है तो वो जो सिम्टम्स जो क्लिनिकली एग्जिबिट करता है, जैसे यू कैन हैव सैडनेस ऑफ मूड, रोना आ गया, या फिर आप थ्रू आउट मोटिवेटेड नहीं है, एनर्जी लेवल्स आपके डाउन है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आप चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है जो आप पहले इंटरेस्टेड थे, आपको जीने का मन नहीं कर रहा है, आपको कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारे सिम्टम्स परसिस्टेंटली, लेट्स से अगर 2 हफ्ते तक है एंड उसके बियॉन्ड भी परसिस्ट कर रहा है, सो मच सो कि आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है ना, सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं. दैट्स व्हेन इट्स द लाइन, यू नो, व्हेन यू से कि दिस कुड बी सम पैथोलॉजी और इसके लिए वी नीड टू सीक हेल्प. सो वो 1 घंटे के लिए बुरा लग गया बिकॉज समबडी ब्लॉक्ड मी, दैट इज़ नॉट डिप्रेशन, राइट? करेक्ट. सो या. सो ऑन दैट नोट, हाउ वाज दिस सेशन फॉर यू? मुझे पता है कि आपने इससे पहले कई पॉडकास्ट किए हैं, बट आप हमारे टीम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज इट दैट वी कैन डू टू ब्रिंग मोर पॉजिटिव कंटेंट और इम्प्रोवाइज आवर कंटेंट? सो एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू. एक तो आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअली डिज़ाइन करे हैं. वट एवर यू हैव आस्क्ड मी, प्रिटी मच विजनरी इन योर अप्रोच. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड आई थिंक आप ऑलरेडी सारे एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड को ही बुलाते हैं टू स्पीक अबाउट देयर नीश. तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर डूइंग, एंड आई थिंक यू शुड कीप अप द गुड वर्क, क्योंकि आई एम श्योर जो भी व्यूअर्स हमारे हमें सुन रहे हैं, डेफिनेटली अगर उनके कुछ भी मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हैं वो क्लियर होंगे. एंड वी आर ट्राइंग टू कीप इट एज नेचुरल, एज सिंपल एज वी कैन, सो दैट जनरल ऑडियंस कैन रिलेट टू दिस. तो आई थिंक आप जैसा कर रहे हैं, यू शुड जस्ट गो अहेड विद इट. थैंक यू. सो मैं आपके लिए क्लोजिंग मैसेज यही देना चाहता हूँ कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, आई एम श्योर इसको देखने के बाद हमारे कई व्यूअर्स जो हैं वो कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए भेजेंगे. ये हमारे साथ पिछली बार भी हुआ था जब हमने डॉक्टर शेरे, जो हमारे पिछले एक साइकियाट्रिस्ट आए थे, उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस विषय पे बात की थी. और कई महिलाओं ने बताया था कि हाँ ये हमारे साथ होता है, या कई जेंट्स ने ये बताया था कि हाँ ये मेरी बेटर हाफ को मैंने देखा है एक्सपीरियंस करते हुए. रिलेटेबल कंटेंट. बिल्कुल. तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे हम वो जरूर आप तक भेजेंगे. और अगर एब्सोल्युटली, तो अगर आप फिर कभी समय निकाल पाएं तो हम आपके साथ एक छोटा ही सही बट एक पॉडकास्ट करना चाहेंगे जिसमें हम सिर्फ Q&A कर पाएं. दैट विल बी ग्रेट. आई विल बी मोर देन हैप्पी. वो जब भी होगा, सो लेट मी नो. श्योरली. सो आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू इनवाइटिंग मी हियर ऑल्सो. वेलकम.